आज 13 जुलाई 2017 है। आज गुरुवार का दिन है, यानी बृहस्पतिवार। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि गोरखालैंड आंदोलन के 4 हफ्ते पूरे हो गए हैं और अब निर्णय किया गया है दार्जिलिंग में, सारे दार्जिलिंग में, क्योंकि गोरखालैंड की जो मूवमेंट है उसको सारी पार्टियों का समर्थन है और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब होगा फास्ट अनटू डेथ। ये लेटेस्ट फोटो आप देखिए, फर्स्ट पोस्ट की ये फोटो है। ये सब यंग लड़कियां ये निकल आई हैं और अब दिल्ली के अंदर आमरण अनशन का कार्यक्रम, जितना मुझे समझ में आया है, 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। गोरखालैंड राज्य की मांग को लेकर दार्जिलिंग बंद के 28 दिन हो गए हैं। पिछले 1 महीने में पुलिस और सुरक्षा बल पहाड़ियों की सड़कों का गश्त कर रहे हैं। शहर में सभी मार्गों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पिछले 25 दिन से दार्जिलिंग या गोरखालैंड में नहीं है। उसमें इतना ज़रूर है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बुधवार को दिन में पहाड़ी के विभिन्न हिस्सों में रैलियों का आयोजन किया और सोमवार की रात को करीब आर्मी के 50 सोल्जर्स की एक कॉलम को कोलिम्पोंग में तैनात किया गया। सवाल में सारी चीज़ को मैं बड़ा गहराई से देख रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं फ्रेंकली बताऊँ कि मोर आई रीड अबाउट गोरखालैंड, मोर आई फॉल इन लव विद द कॉज ऑफ द गोरखालैंड। और मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरे पास जो मटेरियल है, राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की बारे में 15 दिसंबर 2016 को एक मीटिंग की थी। उसके अंदर उन्होंने जितना भी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डेलीगेशन थे, श्री जुआल ओराम, श्री एस.एस. आलूवालिया और होम मिनिस्ट्री के और पंचायती राज और होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स थे। ये कई चीज़ें जो राजनाथ सिंह ने 15 दिसंबर 2016 को डिस्कस हो गई थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज हम हैं जुलाई 2017 के अंदर, वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए। और ये बात मैं राजनाथ सिंह जी को कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी को कहना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जो मेरे मित्र हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि कई चीज़ें जो हैं वो इमीडिएटली इम्प्लीमेंट की जा देनी चाहिए थी दिसंबर 15, 2016 के बाद। ये पिछले 8 महीने से 7 महीने से ये हवा में क्यों लटकी हुई है, मैं उनको बताता हूँ। उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो गुरखास की हैं और आदिवासीज की हैं और लोगों की हैं, दुआर्ज रीजन के लोगों की भी हैं, उसमें ये डिसाइड कर लिया गया था कि 11 गोरखा कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाएगा। आज दफ्तर चल रहे हैं, ऑफिसेस खुले हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम खुली हुई है, तो आज ही इसको इशू करो। जो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस 11 गोरखा कम्युनिटीज़ मांग रही हैं उसको आप दीजिए। एक और उन्होंने ये कहा कि ये जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड थी, वो उसमें कहा था, इस मीटिंग में कहा गया था कि इस चीज़ के ऊपर एक जनरल सहमति है कि गोरखालैंड के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को फौरन बनाया जाए। उस मीटिंग में ये कहा गया था कि नॉर्मली जो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वो हर स्टेट में बनाते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि गोरखालैंड के केस में एक एक्सेप्शन हो सकती है और
भारत की सरकार और राजनाथ सिंह ने, और मेरे ख्याल ये बात प्राइम मिनिस्टर को भी देखनी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को गोरखालैंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इसको भी अभी डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए। ये भी उस मीटिंग में डिस्कशन हुई थी कि 3 टायर पंचायती राज पूरे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मान ली गई है, और पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है वो इस मैटर को एग्जामिन कर रही है। काफ़ी समय हो गया है पंचायती राज मिनिस्ट्री को इसको एग्जामिन करते हुए, तो उसको जो है इसको भी फौरन पंचायती राज का 3 टियर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर का फ़ायदा गोरखालैंड को मिलना चाहिए, और ये भी मामला जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाना चाहिए। इसके अंदर बाकी जो उन्होंने कहा है कि 465 करोड़ और 600 करोड़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 600 करोड़ और 465 करोड़ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से गोरखा ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को की जो बाकी अमाउंट इसमें बची हुई है वो भी इसी साल के अंदर रिलीज़ कर दी जाएगी। मुझे नहीं पता ये 2016 की है, अभी तक ये रिलीज़ हुई है कि नहीं हुई है। जो सबसे बड़ा बात है, जिसको लेकर जो सबसे बड़ा, अगर मेरे को अब समझ में आया है कि जो सबसे बड़ा इश्यू है जिसके ऊपर गोरखालैंड को फौरन एक स्टेट बना देना चाहिए, मैं उसको आपको बताता हूं। ये देखिए, ब्रिटिशर्स ने, ये 19th सेंचुरी की बात है, ये 1830 1836 के करीब हम बात कर रहे हैं। उस समय ये स्केचिंग हो रही है, और स्केचिंग के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि कितना एक्सटेंसिव टी कल्टीवेशन गोरखालैंड में हो रहा था। इन फोटोओं को आप देखिए, मैं नहीं समझता उस समय दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा एक्सटेंसिव टी कल्टीवेशन कहीं और पे नहीं हुआ होगा, पक्का मैं कह सकता हूँ। और देखिए, आप इसकी स्केच की डिटेल से आप देख सकते हैं कि कितनी मेथोडिकली, कितनी प्रोफेशनली टी को कल्टीवेट किया गया। ये हिस्ट्री अभी भी जिंदा है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि जितने भी आप दिन, जितने भी आप हफ्ते गोरखालैंड को बनाने में लगाएंगे, ये जो इंडिया की कल्चरल हेरिटेज है, ये जो इंडिया की इकोलॉजिकल हेरिटेज है, ये जो गोरखालैंड का ट्रेड है टी के अंदर, इस सब को भारी नुकसान पहुंच रहा है। और एक हम बात बता देते हैं, हर दिन जिसमें दार्जिलिंग में काम नहीं होता है, नुकसान दार्जिलिंग का नहीं होता है, पूरे हिंदुस्तान का होता है। और इसलिए भारत सरकार को इस बारे में बड़ी तेजी से मूव करना चाहिए। आपको एक चीज़ आपको और दिखाएं, ये मैं देखा वहाँ पे, ये अखबार है जुलाई 14 1883 का, और इसका नाम है द ग्राफिक। आप खुद ही देखिए, 1883 के इस अखबार में ये फ्रंट पेज पर देखिए कि कितनी एक्सटेंसिव टी कल्टीवेशन दार्जिलिंग में हो रही है। आप इसको जरा एक मिनट देखिए, आप जरा इसको। मैं इस बारे में चैलेंज करता हूं दुनिया के किसी भी एरिया के अंदर इतनी सोफिस्टिकेटेड टी कल्टीवेशन, इतनी एक्सटेंसिव टी कल्टीवेशन, इतनी नॉलेज टी कल्टीवेशन के बारे में, और उस तरह की जो पर्टिकुलर काइंड के जो इनके प्लांट्स हैं, मैं कह सकता हूँ दार्जिलिंग हैं वो सबसे सोफिस्टिकेटेड हैं। हालांकि आसाम में भी कल्टीवेशन होती है, लेकिन गोरखालैंड, दार्जिलिंग की जो कल्टीवेशन है वो क्वेश्चन इंडियन कल्चरल हेरिटेज का नहीं है। ये जो ग्राफिक है दार्जिलिंग में जो हमारे पास है, ये वर्ल्ड हेरिटेज का इशू है।
आपको और दिखाएं। ये देखिए, ये किताब है इस जेफ कोहलर की लिखी हुई है। उसमें क्या लिखा है पढ़िए, इससे पता लग जाएगा। वही बात कह रहा है जो मैं कह रहा हूं। वो कह रहे हैं द कॉलोनियल हिस्ट्री एंड प्रिकेरियस फेट। दार्जिलिंग टी जो है, कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्रेशियस टी है। हम इसको इसकी हम अभी तक रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और चीज़ें हैं, देखिए यही पिक्चर्स हैं। आप देखिए कितना मेथोडिकली टी कल्टीवेशन हो रहा है। और ये जो चीज़ें हैं ये दुनिया के किसी और हिस्से में आपको नहीं मिलेंगी। हिंदुस्तान को तो आप छोड़ दीजिए। जो चीज़ मुझको अभी तक मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स कहा गया, क्यों कहा गया, उसका कारण है ये देखिए आप। ये दार्जिलिंग में ये हिल्स देखिए आप, सराउंडिंग हिल्स। फॉग देखिए उड़ रहा है। और मैं जिसको कभी भी अभी तक मेरे को सौभाग्य नहीं मिला कि मैं ऐसी जगह में जाके थोड़े दिन रहूं, मैं समझता हूं ये दुनिया का एक बेहतरीन खूबसूरत जगह है। ये आप देख सकते हैं, आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पिक्चर को देखकर। फिर मैं उसी चीज़ पर आ जाता हूँ कि आखिर हमको क्या करना है। हमने जो अभी तक कल्चर के ऊपर, ये देखिए, ये गोरखालैंड कहिए, दार्जिलिंग कहिए, ये वहाँ पर एक रिलीजियस कल्चरल सेरेमनी हो रही है। और फ्रेंकली मेरे को तो ये लड़कियां काफ़ी खूबसूरत भी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा। और ये देखिए आप, इनकी यूनिफॉर्म देखिए आप, इनका वो देखिए, ये गोरखालैंड या दार्जिलिंग की कल्चरल हेरिटेज है। उसके बाद जो मैं अगली चीज़ें मैं कुछ देख रहा हूँ, मेरा ध्यान जाता है गोरखालैंड के या दार्जिलिंग के उस चिड़ियाघर की तरफ। चिड़ियाघर नहीं, वो जो जहाँ पर उन्होंने एरिया ईयर मार्क किया हुआ है, जो ऐसी स्पीशीज या ऐसी एनिमल्स के लिए जो सिर्फ दार्जिलिंग में ही हो सकता है। ये देखिए, ये रेड पांडा है। देखिए आप, देखिए ये दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रेशियस हेरिटेज है। एक रेड पांडा पेड़ से उतर रहा है और दूसरा उस पेड़ से उसकी तरफ जा रहा है। ये दार्जिलिंग है। ये वही जगह है जहाँ पर वेस्ट बंगाल की सरकार ने एक गलत एटीट्यूड लिया हुआ है और अभी तक इन वाइल्ड लाइफ की इतनी प्रेशियस हेरिटेज को परमानेंटली बेसिस पे प्रिजर्व करने के लिए गोरखालैंड को फौरन बनाया जाना चाहिए। ये आप भालू देखिए, ये दार्जिलिंग से ही है। ये बनाना खा रहे हैं। और देखिए, मेरे ख्याल से शायद मेल जो भालू है वो फीमेल भालू को शायद वू करने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में तो दार्जिलिंग के लोग ज़्यादा बता पाएंगे। ये भी दार्जिलिंग का हिस्सा है। ये देखिए, एक चीता है जो सोया हुआ है दार्जिलिंग के अंदर। ये अगर पशुओं की, जानवरों की वाइल्ड लाइफ जो है, दुनिया की सबसे प्रेशियस वाइल्ड लाइफ है। ये वाइल्ड लाइफ को तभी ये बची रह सकती है अगर गोरखालैंड को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाकर
फौरन डिक्लेयर कर दिया जाए। दार्जिलिंग में आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे ये तेज सिंह, ये वही गोरखा हैं जो एडमंड हिलरी के साथ दो पहले आदमी थे दुनिया के अंदर जो एवरेस्ट की सबसे ऊंची चढ़ाई पर चढ़े थे। तेनजिंग जो है दुनिया की हिस्ट्री का पार्ट है। एडमंड हिलरी तेनजिंग के साथ ये दोनों लोग दुनिया की हिस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं। इन लोगों को तभी इन लोगों को याद रखा और अच्छी तरह जा सकेगा जब गोरखालैंड को एक नई स्टेट फौरन डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बात नहीं है। मेरे से एक सवाल आपकी एक एक्टिविस्ट हैं वंदना राय, उन्होंने मुझसे पूछा कि अंग्रेज़ों ने तो दार्जिलिंग का इतना ज़्यादा ख्याल रखा, इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई, ये हमारे आज के पॉलिटिशियन दार्जिलिंग के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने कहा मैं इतना बोल सकता हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान के हर एक इलाके का मिस किया है, दार्जिलिंग का नहीं किया है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, हिंदुस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने चाहिए थे, हिंदुस्तान के अंदर छोटी स्टेट्स क्रिएट करने का काम आज से 50 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो सारा हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस ने उसका सत्यानाश कर रखा है। ये देखिए, ये मैं नहीं जानता, ये एक कोई रेस्टोरेंट लगता है मुझको, इसका नाम है ग्लिनरीज रेस्टोरेंट। ये अंग्रेज़ों के समय में ही बना था। और ये आपको देखिए इसको, और इसमें आप एक चीज़ देखिए, अंग्रेज़ों के टाइम में इतनी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मार्किंग हुई थी हिल ट्रैक्स की, जहाँ से ट्रैकिंग की जा सके। मैं इसको ध्यान से देखने की कोशिश मैंने इसको की। ये सीधा तिब्बत में जाते हैं, दार्जिलिंग से चलते चलते ये तिब्बत तक पहुँचते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा गोरखालैंड और दार्जिलिंग को है। भारत और चीन की जो लड़ाई है और आगे होगी, चीन इस चीज़ में विश्वास करता है कि सारे चीन के अंदर सारे आदमी एक जैसे लगें, सारे आदमी एक जैसी वर्दियों में चलें, सारे आदमी एक ही आदमी का जो काम उन्होंने तिब्बत के साथ किया वही काम चीन चाहता है सिक्किम के साथ हो। यहाँ के रिलीजन ख़त्म हो, यहाँ के लोगों का अलग अलग सोचने से करने का तरीका ख़त्म हो, गोरखालैंड का भी यही हो। यही लड़ाई है जो भारत और चीन के बीच में है। और मुझे इसके बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि इस लड़ाई के अंदर चीन हार जाएगा, क्योंकि चीन जिस रास्ते को लेकर चला है उसको नेचर सपोर्ट नहीं करती। अगर नेचर ने सपोर्ट करना होता तो नेचर पहले ही सारी जगह चाइनीज जैसे बच्चे पैदा कर देती या उनके जैसे सोचने वाले लोग पैदा कर देती। आखिर में एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये मेरे पास गोरखा की हिस्ट्री है। 1857 का जब रिबेलियन हुआ था तो गोरखास ब्रिटिश इंडियन आर्मी का पार्ट थे। और ये भी देखिए कितनी बड़ी एक विडंबना है। अगर कहीं गोरखा इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के साथ लड़ रहे होते, 1857 की जो रिबेलियन हुआ था इंडिया में मंगल पांडे का, तो शायद 1857 में ही भारत अंग्रेज़ों के हाथ से आज़ाद हो जाता। इसमें और आप देखिए, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, पहले आप ये देखिए 1857 का पूरा इनका, ये गोरखास का देखिए, इस एलीट फाइटिंग फोर्स का 1857 से लेके आगे की मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ। गोरखालैंड के बारे में हर स्कूल के अंदर, हिंदुस्तान के हर स्कूल के अंदर बच्चों की किताब में 5वीं से 6ठी से 8वीं वाली जितनी भी किताबें हैं उसके अंदर एक चैप्टर
गोरखालैंड के ऊपर दिया जाए, ताकि उनको पता लग सके कि इस देश की जो हमारी इतनी बड़ी हेरिटेज है उसके बारे में हमको अभी भी कुछ मालूम नहीं है। देखिए, इसको देखिए आप। पहली वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 लाख गुरखास ने लड़ी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 लाख गुरखा लड़े, जिनमें से 20,000 ने अपनी जान दे दी। दूसरी वर्ल्ड वॉर के अंदर 2,50,280 गुरखास लड़े। आप ये समझ के चलिए, भारतीय जो आर्मी है उसकी संख्या सिर्फ 12-13 लाख, सॉरी 10 मिलियन, 10 मैं एग्जैक्ट फिगर्स पे नहीं मुझे याद आ रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2,50,280 गुरखास लड़े और 32,000 ने अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दे दी। विक्टोरिया क्रॉस पहली बार अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया गोरखाओं को देखकर। इंग्लिश में लिखा है, द विक्टोरिया क्रॉस वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 29 जनवरी 1856 by Queen Victoria for valor in face of the enemy. Since then, this medal has been awarded 1,356 times. ये जो विक्टोरिया क्रॉस का मेडल था, ये बना इसलिए था कि गुरखाओं को वैलर का एक सिंबल देना था। अभी तक दुनिया में 1,356 लोगों को मिला है, और जिसके अंदर से 26 जो हैं वो गुरखास के पास गए हैं। ये बात श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राजनाथ सिंह जी और कुमारी ममता बनर्जी इसको देखें, समझ लें। ये वो एरिया है गोरखालैंड का जिसमें हिंदुस्तान की कल्चरल, इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, बोटेनिकल हिस्ट्री पड़ी हुई है। ये वही एरिया है जहाँ पर शायद, और मैं अभी तक ये इसके बाद मैं एक और प्रोग्राम करूँगा कि किस तरह से दार्जिलिंग से होते होते अगर आपको दार्जिलिंग के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा। मैं भी देख रहा था उससे पहले झारखंड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका है, क्योंकि जो अभी कोई एक जो एयरपोर्ट है वो दूर है, बरगरोडिया क्या उसका नाम है। इसको इमीडिएटली इट शुड बी अपग्रेडेड एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। It should be made international airport. Let the formation of Gorkhaland take little time, that does not matter. Ministry of Civil Aviation को गोरखालैंड का पूरा जो टूरिज्म पोटेंशियल है उसको कल्टीवेट करने के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है। एक बात और हम बता दें आपको, ये सारी की सारी गोरखा पार्टीज हैं, ये सब एक हैं कि गोरखालैंड बन के रहेगा। और गोरखास को इतना मैं ज़रूर जानता हूँ, ये ऐसी कौम है, ये ऐसी ट्राइब्स हैं, दे आर इन सर्च ऑफ देयर आइडेंटिटी, एंड दिस आइडेंटिटी वाज ऑलरेडी ओवरड्यू टू देम एंड इट शुड बी गिवन टू देम। आई थिंक विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज प्रोग्राम, लेकिन इसके बाद एक और प्रोग्राम हम बहुत जल्दी करेंगे।